हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो चलिए, हम जो क्लास कर रहे थे वो क्लास ख़त्म हो चुका है और हम जो है आज एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं। तो आप सब जल्दी हो सके तो इस क्लास को पढ़ें और नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, क्योंकि और आप बार बार जो है यूट्यूब का सहारा नहीं ले सकते हैं, बार बार टीचर से किसी टॉपिक को नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे हमसे पढ़ें, किसी और चैनल के माध्यम से पढ़ें, या फिर आप ऑफलाइन कहीं क्लास कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है नोट्स तैयार करना। तो आप नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक ना। अन्यथा आप बार बार क्या कीजिएगा ना कि यूट्यूब कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, तो बेकार है। गाने तो होते हैं कि हम जब सुनते हैं तब तो याद हो जाते हैं, अच्छा बात है, ये भी हो जाएंगे, लेकिन आपको हर एक समय मोबाइल पर बैठना, यूट्यूब खोलकर या कंप्यूटर पे बैठना यूट्यूब ओपन करके अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसको हम आज डील करेंगे। और यदि लास्ट में जाते जाते आपको ये चैनल के माध्यम से जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो अच्छा लगे कि आपके काम का चीज़ है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अन्यथा अगर बेकार है तो एक डिसलाइक का बटन भी है। यूट्यूब ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके लायक है, जो आपके अनुसार है, उसको लाइक करना है। अगर आपके काम का सेशन लास्ट में लगेगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपके काम का नहीं होगा, अगर लास्ट में आपको एहसास हो कि हमारा समय फलाना जी आप बर्बाद कर दिए, तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। लेकिन जब पूरा समय दीजिएगा तो एनालिसिस करके जाइए कि ये जो आपको बताया गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, ये आपके काम का था अथवा नहीं तो डिसलाइक, हाँ तो लाइक, ठीक है। चलिए, हमारा देखिए पहला टॉपिक यही है कि वैद्युत रसायन हम चैप्टर पढ़े। उससे पहले हमको ये बताइए कि वैद्युत रसायन होता क्या है। इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है, इसका सार क्या है, इसमें मोरल स्टोरी क्या आएगा, ठीक ना। क्योंकि मेन टॉपिक को जब आप समझ जाइएगा तो उसके अंदर जितने भी चीज़ें होगी, जितने भी प्रोसेस होगी, उसको समझने में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखिए डिफिनेशन बहुत सरल है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर जो संबंध होते हैं, उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में 2 प्रकार के ऊर्जा, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग स्टडी करेंगे। और मेनली यही 2 हैं जो इस यूनिवर्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। चलिए, वो एक क्या है हमारा? इलेक्ट्रो एनर्जी, एंड सेकेंड है हमारा केमिकल एनर्जी। जैसे कि इस चैप्टर में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा बैटरी, तो बैटरी में आपको पता है कि रासायनिक ऊर्जा होते हैं जिसको हम प्रोसेस के द्वारा किस में ट्रांसफ़र करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो इसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो वही इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनका स्टडी किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। विभव का भी पहले के ज़माने में अर्थ जो होता था ऊर्जा ही होता था। कुछ समय बाद इसको विभव कहा गया और आजकल जो है एंथैल्पी कहा जाता है।
अगर 11th क्लास के चैप्टर 3 और 4 आप पढ़े होंगे तो ये चीज़ से आप वाकिफ होंगे। आयनन ऊर्जा कहिए, आयनन विभव कहिए या फिर आयनन एंथैल्पी कहिए। अभी भी कंपटीशन हो या किसी भी 11th हो या 12th हो, अगर आप पीरियोडिक टेबल लिखिएगा तो वहाँ देखिएगा शॉर्ट में आईपी करके वैल्यू कुछ दिया हुआ रहता है। तो आईपी वैल्यू जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, समझे। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा यही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि जब कोई धातु के छड़ मीन्स रॉड न बोलकर उसी को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड बोला जाता है, कि जब कोई धातु के छड़ को उसी के विलयन में, मतलब जिसका रॉड है, अगर ये एल्युमिनियम का है तो विलयन भी एल्युमिनियम का होना चाहिए, अगर ये कॉपर का है तो विलयन भी कॉपर का होना चाहिए, अगर ये जिंक का है तो विलयन भी जिंक का होना चाहिए। यही बोला है कि किसी धातु के छड़ को उसी के विलयन में रखा जाता है। जब कोई धातु के छड़ को उसी के विलयन में रखा जाता है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया, दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीकरण होता है, एक अवकरण होता है। ऑक्सीकरण जो होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अवकरण को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीकरण में जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण में जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, समझ गए, यानी कि आयनन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीकरण अवस्था, वो इंक्रीज करता है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जबकि अवकरण में जो होता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था घटता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो वही बोला है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप धातु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अभी समझा दिए, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धात्विक आयन में बदल जाते हैं। कोई भी धातु अगर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर एक चार्ज आएगा और वो आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसी को हम लोग धात्विक आयन कह रहे हैं। धात्विक आयन में बदल जाते हैं, अंततः जो होता है एक साम्य स्थापित हो जाता है। जैसे कि देखिए ये मान लीजिए रॉड अगर कॉपर का है तो ये जब तक अपने आयन में नहीं टूटेगा इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर आप पढ़े होंगे 9th में या 10th में थोड़ा सा कि धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉन अगर जंप नहीं करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। तो वही अंततः एक साम्य स्थापित होता है और इस रॉड पे कुछ न कुछ चार्ज आ जाते हैं, कुछ न कुछ आवेश आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज के आने के वजह से ही उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप एक बार पूरी डिफिनेशन को आप अपने से देख लेंगे कि क्या है, कि जब कोई धातु के छड़ को उसी के विलयन में रखा जाता है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धात्विक आयन में बदल जाते हैं, अंततः एक साम्य स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पर विभव कहते हैं। अभी आपको जैसा कि मैंने समझाया और समझाने का कोशिश किया कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसी पे प्लस चार्ज आते हैं और वहाँ विभव उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं अथवा इलेक्ट्रोड पर विभव कहते हैं। कुछ बातें हैं जो नोट करके लिखाए गए हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक जो इलेक्ट्रोड विभव है, मान लीजिए एक कॉपर के इलेक्ट्रोड है और इस पर मान लीजिए इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट है, या मान लीजिए कि 3.2 वोल्ट है, मानने में क्या जाता है, जो होगा आगे चलकर हम लोग देख लेंगे। तो वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। कैसे है, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है धातु की प्रकृति, मतलब धातु कैसा है। अब ऐसा ना हो कि बहुत रद्दी धातु रख दीजिए और चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमको बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल कर समझाए ऊर्जा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिले, तो संभव नहीं है। दूसरा बोला है कि विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता, यानी कि विलयन में जब इस रॉड को डुबाएंगे तो क्या उसकी कंसंट्रेशन वैल्यू होगी, तनु होगा कि सांद्र होगा, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तापमान। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तापमान, कितना टेम्परेचर देने से कितना आयन उत्पन्न होगा। जैसे होता है तापमान बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अगर हम यहाँ हैं, हमको अगर मान लीजिए आग पकड़ लेगा तो हम पूरी तरह से जल जाएंगे, तो हमको भी ताप प्रभावित करेगा, ठीक ना।
तो चलिए इसके अगर फिगर का बात करें तो कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये मान लीजिए कोई कंटेनर है और मान लीजिए कि इसमें जो है हम जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है? तो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसमें जो विलयन होगा, इसमें जो हम विलयन डालेंगे वो जिंक का ही होगा, क्योंकि कहा गया है कि जब कोई धातु के छड़ को उसी के विलयन में अगर जिंक का इलेक्ट्रोड लिए हैं तो जिंक का ही विलयन होना चाहिए, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते तो कॉपर का ही विलयन होता। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब जैसे इसमें जिंक का विलयन लिए है तो मान लीजिए कि इसमें सोल्यूशन किसका है? ZnSO4 का। ZnSO4 होगा, वैसे ही जिंक ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये जो किस रूप में विभव स्थापित करेगा? तो Zn2+ आयन, क्योंकि धातु का नेचर है इलेक्ट्रॉन त्यागना और ऑक्सीकरण में जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यहाँ जैसा कि मेंशन किया है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये इस रूप में आ जाएगा और इसका नाम जो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, वैद्युत अपघटनी पात्र, वैद्युत अपघटनी पात्र। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट कीजिए या पॉज करके वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद जो हम एक और इम्पॉर्टेंट सा इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसकी व्याख्या कर देते हैं। उससे पहले कि हम इसको डस्ट करें, आप इसको स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर लेंगे, जैसा कि हम साइड हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रोड विभव, अगर आप इलेक्ट्रोड विभव को समझ गए तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव को भी आराम से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं कहा गया है। जो इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनेशन है, जो इलेक्ट्रोड विभव का कहने का शाब्दिक अर्थ है, उसी को अगर हम 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm ताप, वंस अगेन, यदि इलेक्ट्रोड विभव को 298 केल्विन ताप एवं 1 atm दाब पर मापेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। आप इसका डिफिनेशन देखिए और पढ़िए और समझिए कहना क्या चाहता है। यही कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर धातु इलेक्ट्रोड एवं इसके विलयन, जैसा कि अभी हमने बात किया, यहाँ फिगर भी है, देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं जिंक का, ठीक है। तो जो Zn+2 आयन में टूटा था, इसमें हम विलयन डाले थे, वो भी किसका था? तो वो भी था जिंक का, यानी ZnSO4 था। ये धातु इलेक्ट्रोड, यानी ये धातु इलेक्ट्रोड एवं विलयन में उपस्थित इसके आयन। अब देखिए इसके आयन कहने का अर्थ हो गया कि ये भी तो टूटेगा ना, Zn2+ एंड SO4 2 नेगेटिव में, अगर प्लस में लिखे तो यही दोनों मिलकर ने ये बना है। तो इन दोनों के बीच के विभव का जो अंतर होता है, इनके आयनों के मध्य का विभवांतर मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी कि विलयन का आयन और इलेक्ट्रोड के आयन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये बताइए आज का हमारा एक क्लास आपको कैसा लगा? हमने जैसा पहले ही बताया है कि अगर आपको खराब लगेगा तो डिसलाइक करना है, समझ में आया है काम का चीज़ है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब के लिए कहेंगे कि काम का चीज़ है तो करना है, न था आराम से कल्टी मार जाना है। आप इस क्लास को अटेंड के लिए आपका काम है, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है, हमारा भी फायदा होगा लॉन्ग टर्म में।
चलिए इस क्लास को आप अटेंड किए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।